नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 रुपये और 3 साल में 11,979 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में 2 साल के अंत का हमें अमाउंट दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में 2 साल के अंत का हमें अमाउंट दिया है। हमें अमाउंट कितना दिया? हमें अमाउंट दिया हुआ है 10,890 रुपये। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में 3 साल के अंत का हमें अमाउंट दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 3 साल के अंत का हमें अमाउंट दिया। 3 साल के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया? 11,979 रुपये। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है और हमें क्वेश्चन में 2 साल के अंत का अमाउंट दिया हुआ है और 3 साल के अंत का अमाउंट दिया है। तो देखिए जब हम तीसरे साल ब्याज काउंट कर रहे होंगे, जब हम तीसरे साल ब्याज काउंट कर रहे होंगे, तो जो हमारा 2 साल के अंत का अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। हम यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 10,890 रुपया और अमाउंट कितना है? 11,979 रुपये। अब देखिए हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से जाएगा एक बार में, हाथ में 1, 18 9 से जाएगा 2 बार में, 9 जाएगा 9 से एक बार में 0। हम इसे 9 से काटेंगे तो ये 9 से जाएगा एक बार में, हाथ में 2, 29 जाएगा 9 से 3 बार में, हाथ में 2, 27 जाएगा 3 बार में, 9 जाएगा एक बार में। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं 121 से। ये 121 से जाएगा 10 बार में, और ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 11 बार में चला जाएगा। यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या निकल के आ गया? 10:11 निकल के आ गया। अब देखिए जब हमारा टाइम गैप सेम होगा तो जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहां है वही रेशियो हमारा वहां होगा। यानी हम यहां से 1 साल के अंत के प्रिंसिपल और 1 साल के अंत के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। यानी यहाँ जो अमाउंट होगा 1 साल के अंत का, और दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। यानी यहाँ जो हमारा रेशियो होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, वही हमारा क्या होगा? यहाँ होगा। यानी यहाँ भी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 10:11 हो जाएगा। अब देखिए इस 11 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,890 रुपया। तो हम यहाँ से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9,900 रुपये। अब देखिए यहां जो हमारा रेशियो होगा वही रेशियो यहां होगा। यानी यहां रेशियो निकालेंगे प्रिंसिपल और 1 साल के अंत के अमाउंट का। हम यहां प्रिंसिपल और 1 साल के अंत का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो यहां भी क्या हो जाएगा? 10:11 हो जाएगा। अब देखिए इस 11 का वैल्यू क्या है? इस 11 का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 9,900। तो हम यहां से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9,000 रुपया हो जाएगा। 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9,000 रुपया। यानी यहां से प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया? 9,000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 9,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 48 रुपये है। एक्स का मान क्या है? हमसे पूछ क्या रहे? एक्स का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया? हमें टाइम दिया है 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया? 2 वर्ष का दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया? 8% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI कितना दिया? 48 रुपये दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपये। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया? 100 रुपये। और हमसे पूछ क्या रहे? इस x का मान पूछ रहे हैं।
अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, और हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दे 2 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे 8% प्रति वर्ष, और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया है। तो देखिए हम यहाँ 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज काउंट करेंगे, हम यहाँ 2 वर्ष का साधारण ब्याज काउंट करेंगे, तो देखिए जब साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। यानी 2 साल में टोटल जो है साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, 8% प्लस का 8%, ये कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यानी 8 का 8% भी ब्याज मिलेगा। तो देखिए 8 का 8% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.64%। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16.64% हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे, हम यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे तो यहाँ से CI माइनस SI कितना हो जाएगा, 0.64%। और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI क्या दिया, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया 48 रुपये, यानी 0.64% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 48 रुपये दिया। अब देखिए हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने के लिए हमें 100 से गुना करना होगा। तो देखिए हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64%। अब देखिए अगर हम इस साइड 100 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 100 से गुना करना होगा। हम यहाँ 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4800, ये हमारा हो जाएगा 4800 रुपये। अब देखिए 64% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4800 रुपये निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहे x का वैल्यू, और x हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%। हमें 64% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 64 को अगर हमें 4 बनाना है तो हमें इसमें 16 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 16 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 16 से भाग देना होगा। इस साइड 16 से भाग देंगे तो ये 16 से जाएगा 300 बार में, यानी 4% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 300 रुपये निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहा है 100% का वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 4 को अगर हमें 100 बनाना है तो 25 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 25 से गुना करें तो हम इस साइड भी 25 से गुना करेंगे। अब देखिए 300 रुपये में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7500 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 7500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछ के रहे पुरुषों की संख्या, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को MDH फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, और हमसे पूछ रहा है कितने पुरुष। तो हमने पुरुषों की संख्या मान लिया x, यानी x पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 8 से अगर हम 16 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 4 में 2 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 8। 8 से 40 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 12 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 हो जाएगा। x का मान क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। यानी यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया कि 60 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है A और B एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया परंतु A ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और B ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। A ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया 45 दिन, दूसरा समय क्या दिया 40 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 45 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 360। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 360 यूनिट, टोटल काम को मान लेते हैं 360 यूनिट। अब देखिए 360 यूनिट काम जब अकेले ए कर रहे हैं, जब अकेले ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है,
45 दिन का समय लग रहा है, और 360 यूनिट काम जब अकेले बी कर रहा है तो 40 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 45 दिन में 360 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए बी जो है 40 दिन में 360 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 9 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। अब देखिए शेष कार्य को अकेले जो है बी 23 दिन में पूरा कर रहे हैं, 23 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब देखिए शेष कार्य को बी जो है अकेले 23 दिन में पूरा करे, और बी एक दिन में कितना काम करे, 9 यूनिट, यानी 23 दिन में कितना काम किया होगा, 23 दिन में 23 गुने 9, 23 में 9 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 207, यानी 207 यूनिट काम शेष रहा होगा जिसे बी अकेले पूरा किया होगा। अब देखिए हम टोटल काम यहाँ कितना मान रहे हैं, टोटल काम मान रहे हैं 360 यूनिट, जिसमें से शेष जो है 207 यूनिट काम, शेष 207 यूनिट काम बी अकेले कर रहा है, यानी दोनों मिलके कितना काम किए होंगे, 360 में से अगर हम माइनस करेंगे 207, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 153, ये हमारा कितना हो जाएगा 153, यानी 153 यूनिट काम दोनों एक साथ मिलके किए होंगे। अब देखिए दोनों एक साथ ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर अगर 153 यूनिट काम करेंगे, 153 यूनिट काम करेंगे, तो 153 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करे और बी एक दिन में 9 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 17 यूनिट काम करेंगे, तो 17 यूनिट इफिशियंसी के साथ 153 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 9 दिन का समय लग जाएगा, यानी दोनों एक साथ कितना दिन तक काम किए होंगे, 9 दिन, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पाइप है, पहला पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 10 घंटे में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 8 घंटे और दूसरा समय क्या दिया 10 घंटे, तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 8 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 40। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 40 यूनिट, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 40 यूनिट। अब देखिए पहला पाइप जब 40 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है, और दूसरा पाइप जब 40 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए पहला पाइप जो है 8 घंटा में 40 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरा होगा, 5 यूनिट। दूसरा पाइप 10 घंटा में 40 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा, 4 यूनिट पानी भरा होगा। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। अब देखिए पहला पाइप और दूसरा पाइप को अगर एक साथ खोलकर 4 घंटा चलाया जाए तो 4 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा। देखिए पहला पाइप 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेगा और दूसरा 1 घंटा में 4 यूनिट, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 9 यूनिट पानी भरेगा, तो 4 घंटा में कितना पानी भर जाएगा, 4 गुने 9, ये कितना हो जाएगा 36 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 36 यूनिट। अब देखिए हमने टंकी की धारिता कितना मान के रखा है, 40 यूनिट, जिसमें से 36 यूनिट पानी भर गया, यानी कितना भाग पानी भर गया, 36/40 भाग। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 9/10 भाग, यानी टंकी का कितना भाग भर जाएगा, 9/10 भाग भर जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 9/10 भाग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने पर इसमें 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा यदि इस अवधि में कंटेनर में भरने की अनुमति नहीं है। अब देखिए कंटेनर में जो पाइप भर रहा है हम उसे मान लेते हैं ए, कंटेनर में जो पाइप भर रहा है हम उसे मान लेते हैं ए, और कंटेनर के तल में जो रिसाव है हम उसे मान लेते हैं बी, तल में जो रिसाव है हम उसे मान लेते हैं बी। अब देखिए हम यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भरने वाला पाइप है। देखिए भरने वाला पाइप यानी पॉजिटिव काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव का सिंबल लगा रहे हैं,
और ये हमारा क्या है, रिसाव है। रिसाव हमारा कंटेनर से पानी खाली करने का काम करेगा, यानी नेगेटिव काम करेगा, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए जब केवल ए काम कर रहे हैं, जब केवल ए काम कर रहा है तो भरने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। जब ए के साथ बी काम करने लग रहा है, जब ए के साथ बी काम करने लग रहा है तो कंटेनर भरने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 5 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए कंटेनर की धारिता हम मान लेते हैं 30। अब देखिए 30 यूनिट भरने में ए को कितना समय लग रहा है, 30 यूनिट भरने में ए को 5 घंटा समय लग रहा है। और जब ए के साथ बी काम कर रहे हैं, जब ए के साथ बी काम कर रहे हैं तो 6 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 5 घंटा में 30 यूनिट भर रहा है, 5 घंटा में 30 यूनिट भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 6 यूनिट। और ए और बी 6 घंटा में 30 यूनिट भर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना भर रहे होंगे, 5 यूनिट। अब देखिए ए जो है अकेले 1 घंटा में 6 यूनिट भर रहा है और जब ए के साथ बी काम करने लग रहा है तो 1 घंटा में 5 यूनिट ही भर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर होगा, बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर होगा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि रिसाव जो है भरी हुई कंटेनर को कितने समय में खाली कर देगा। अब देखिए रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है, रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है और कंटेनर की धारिता हमने क्या मान लिया, 30 यूनिट। यानी 30 यूनिट खाली करने में 1 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ कितना समय लग जाएगा, 30 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि रिसाव जो है कंटेनर को 30 घंटा में खाली कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 30 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक छात्र को 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में देखिए एक छात्र जो है 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे का समय लेता है और हमसे पूछ रहा है कि उसी दूरी को 25% कम समय में तय करने के लिए स्पीड को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर हम टाइम में x प्रतिशत का अगर हम कमी करते हैं तो हमें स्पीड में x बटा 100 माइनस x गुने 100% का हमें क्या करना होता है, वृद्धि करना होता है। अब देखिए यहाँ हमें टाइम में कितना प्रतिशत का दिया हुआ है, 25% का, यानी x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 25% दिया हुआ है तो हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 बटा 100 में से 25 माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 75 गुने 100%। अब देखिए हम यहाँ अगर 25 से 75 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 100 बटा 3%। अब देखिए 100 बटा 3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया कि उसे स्पीड में 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है। हमसे पूछ कर रहे एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। अब देखिए हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी में कुल समय से हम भाग देते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आता है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड, और हमें क्वेश्चन में पहला दूरी क्या दिया, पहला दूरी दिया हुआ है 15 किलोमीटर, दूसरा दूरी क्या दिया, दूसरा दूरी दिया हुआ है 25 किलोमीटर। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा कुल दूरी निकल के आ जाएगा। कुल दूरी में अगर हम कुल समय से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो देखिए 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर 15 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लग जाएगा, 1/2 घंटा का समय लग जाएगा। और 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लग जाएगा, 5/2 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा 40 किलोमीटर,
इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6/2 घंटा। अब देखिए 2 से 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 40/3 किलोमीटर पर घंटा। हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया, 40/3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तैर सकता है, लेकिन अनुप्रवाह की अपेक्षा ऊर्ध्व प्रवाह में 3 गुना समय लेता है। अनुप्रवाह में व्यक्ति की चाल है, हमसे पूछ के रहे अनुप्रवाह में व्यक्ति की चाल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि अनुप्रवाह की अपेक्षा ऊर्ध्व प्रवाह में 3 गुना समय लेता है। तो देखिए हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में लगने वाले समय का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए अनुप्रवाह में अगर 1 यूनिट समय लग रहा होगा तो ऊर्ध्व प्रवाह में 3 गुना, यानी कितना समय लग रहा होगा, 3 यूनिट। अब देखिए समय का रेशियो हमें पता चल गया तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस जब हमारा सेम होता है तो जो हमारा समय का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा क्या होता है, स्पीड का रेशियो। यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब देखिए अगर अनुप्रवाह में स्पीड अगर 3 यूनिट होगा तो ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में व्यक्ति का शांत जल में स्पीड दिया हुआ है। व्यक्ति का हमें स्पीड कितना दिया है, 6 किलोमीटर पर घंटा, और हमने मान लिया कि जो धारा का स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए व्यक्ति का स्पीड पता है और धारा का स्पीड पता है तो हम यहाँ से अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए जब व्यक्ति अनुप्रवाह जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब व्यक्ति ऊर्ध्व प्रवाह जाता है तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए जब अनुप्रवाह में जाएगा तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, 6 + y किलोमीटर पर घंटा, और जब ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगा तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, 6 - y किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां से जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, 3:1 के बराबर। यानी हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 + y = इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 - 3y। अब देखिए -3y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी y में अगर हम 3y ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4y = इस 6 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 18 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा y = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। और हमसे पूछ के आ रहा है अनुप्रवाह में व्यक्ति का स्पीड। तो देखिए अनुप्रवाह में व्यक्ति का स्पीड क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह में व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा प्लस का 3 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में इसे कुल 6/7 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे धारा की चाल पूछ रहे। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, d = t × x² - y² 2x। अब देखिए यहाँ d क्या होता है, एक साइड की दूरी, t क्या होता है, यात्रा का टोटल टाइम, यानी जाने और वापस आने में लगा टोटल टाइम, x क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, y क्या होता है, धारा की चाल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक साइड की दूरी क्या दिया, 18 किलोमीटर दिया। एक साइड की दूरी क्या दिया, 18 किलोमीटर। यात्रा का टोटल समय में कितना दिया, टोटल समय दिया हुआ है 6/7 घंटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 48/7 घंटा। हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का स्पीड क्या दिया, 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी x का वैल्यू क्या दिया, 12 किलोमीटर पर घंटा। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 144 माइनस y का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ अगर हम x के जगह 12 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 12। अब देखिए 12 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 से 48 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार में। 2 से अगर हम 18 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में। अब देखिए 7 से अगर हम 9 में क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 63 = 144 माइनस
वाई स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं इस माइनस वाई स्क्वायर को अगर इस साइड लेके आ जाए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इस 63 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 144 माइनस 63। अब देखिए 144 में से अगर हम 63 माइनस करेंगे, 144 में से 63 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, यानी यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया, धारा का स्पीड निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।